आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर पर लगातार मुल्क भर की निगाहें टिकी हुई हैं। मुल्क भर की निगाहें एक तरह से लगी हुई हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर से दफा 370 तो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद अब जम्मू कश्मीर के हालात क्या कुछ होंगे, लद्दाख के हालात क्या कुछ होंगे, और सबसे अहम यह कि वादी कश्मीर यानी कश्मीर वैली के हालात क्या कुछ होंगे। सवाल यही उठता है, क्या वाकई में 370 के खात्मे के बाद अब कश्मीर के हालात सुधरेंगे? कश्मीर की जो खोई हुई एक बहार है वो अब लौट कर आएगी और जिंदगी जो है वो एक बार पटरी पर लौट कर आएगी? क्योंकि अभी भी एक तरह से खासतौर से अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी एहलकारों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है। अभी भी बाजार और जो मार्केट्स हैं वो एक तरह से बंद हैं, कॉलेजेस और स्कूल अभी भी बंद हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर हालात पटरी पर कैसे लौटेंगे? आज हमने बड़ी अच्छी तस्वीर देखी कि कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कश्मीर के कुछ इलाकों का दौरा किया, वहां के आम लोगों से मुलाकात की, उनके मसाइल समझने की कोशिश की। यह एक पॉजिटिव साइन है मरकजी सरकार की तरफ से कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो तस्वीर अजीत डोभाल जिस वक्त वहां के लोगों से मिले थे, आम लोगों से मिले थे, उनके मसाइल समझने की उन्होंने कोशिश की थी। तो ये एक बहुत अहम एक तरह से पहल है मरकजी सरकार की। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि 370 खत्म होने के बाद अब किस तरह से जो इंतजामिया है वो हालात को पटरी पर लेके आएगी? कितनी जल्दी तलबा की तालीम का एक तरह से बड़ा नुकसान हो रहा है, उसके लिए किस तरह से कदम उठाए जाएंगे? या जिस तरह से आम लोग जो अपने घरों में एक तरह से कैद होकर रह गए हैं, क्या अब उनके लिए धीरे धीरे और रफ्ता रफ्ता एक तरह से आसानियां बहम की जाएंगी, आसानियां एक तरह से मुहैया कराई जाएंगी? ये बड़ा सवाल जरूर उठता है। इसके अलावा हमने पिछले कई दिनों से देखा, जब से सिक्योरिटी खासतौर से वादी में बढ़ाई गई है उसके बाद से मिलिटेंसी का या दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ है। यह भी एक बहुत अच्छी निशानी है कि अगर इस तरह की सिक्योरिटी वादी कश्मीर में रहेगी तो मिलिटेंटों के जो मिलिटेंसी में भी एक बड़ी कमी देखने को मिलेगी। अब सवाल यही उठ रहा है कि 370 से तो कश्मीर को आजादी मिल गई है, लेकिन क्या वाकई में तरक्की के जो दरवाजे हैं, जो राहें हैं वो खुलेंगी? क्या वाकई में कश्मीर के लोगों के लिए अब अच्छे दिन आएंगे? क्या जो कश्मीरी हैं उनका दिल भी ये सरकार जीत पाएगी? और सबसे अहम सवाल ये जो आज हमारा टॉपिक भी है कि क्या वाकई में कश्मीर की खोई हुई जो अजमत रफ्ता है, जो यहां की बहार है, क्या वो एक बार लौट कर आएगी? आज प्राइम डिबेट में इन्हीं तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के हालात की हम बात करते हैं तो सवाल यही उठ रहा है कि 370 खत्म होने के बाद यहां के सियासी असरात क्या कुछ होंगे, यहां के समाजी असरात क्या कुछ पड़ेंगे, माशी हालात किस तरह के होंगे? और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जब भी हम बात करते हैं तो तीनों खित्ते, चाहे लद्दाख की बात करें, कश्मीर की या जम्मू की हम बात करें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे रह गए, तरक्की और डेवलपमेंट में बहुत पीछे रह गए। 370 हटने के बाद क्या वाकई में अब इन तीनों खित्तों पर फोकस किया जाएगा? क्योंकि अब रियासत का दर्जा नहीं रहा, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है और जम्मू और कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी। क्या रियासत का दर्जा न रहने के बाद अब एक तरह से फोकस किया जाएगा, यहां के जो मसाइल हैं उनसे निपटा जाएगा? लोगों के जो मसले हैं, यहां के नौजवानों के जो मसले हैं, यहां के खवातीन के जो मसले हैं, यहां के बेरोजगारों के जो मसले हैं, क्या ये तमाम मसलों पर फोकस किया जाएगा? तमाम मसले ये हल किए जाएंगे? आज प्राइम डिबेट में इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे और यही तमाम इश्यूज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अवाम की बेहतरी के लिए अब किस तरह के कदम जम्मू कश्मीर में उठाए जाएंगे। चलिए बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर नदीम अहमद साहब सियासी तज्जिया निगार हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं इस डिबेट में, और इनके अलावा डॉक्टर राशिद चौधरी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं, और शैलेंद्र वांगू जो कि
एडिटर नेशनल ब्यूरो है न्यूज 18 के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र की लगातार नजर श्रीनगर और कश्मीर के तमाम हालात पर हमारे साथ रही, और इसके अलावा अश्वनी उपाध्याय जी जो कि स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। मैं सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जब से 370 हटने की एक कवायद शुरू हुई उसके बाद से ही कश्मीर पर लगातार आपका फोकस रहा। आप खुद श्रीनगर में मौजूद थे। इस वक्त किस तरह के हालात हैं शैलेंद्र? देखिए, अगर हम हालात की बात करें तो मंडे सुबह 11 बजे जब यह अनाउंसमेंट होनी थी राज्यसभा में, अमित शाह होम मिनिस्टर को जब यह करना था, उससे ठीक कुछ घंटे पहले रात को 12 बजे ही यहां पर रेस्ट्रिक्शंस देखी गई। सेक्शन 144 को इंपोज किया गया। हमने जब हम यहां श्रीनगर जब हम पहुंचे सोमवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास, तो यहां पे हमें सेक्शन 144 का असर दिख रहा था। मूवमेंट कम थी, लेकिन शाम होते होते मूवमेंट सड़कों पर देखी गई। कुछ गाड़ियों की आवाजाही भी देखी गई। लेकिन अगले दिन यानी मंगलवार को यानी ट्यूसडे को सख्ती थोड़ी ज्यादा कर दी गई। कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया, मूवमेंट को और रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। लेकिन शाम होते होते फिर रिलैक्सेशन हमें देखने को मिली। लेकिन हम आज की अगर हम बात करें तो आज पिछले 2 दिनों के मुकाबले काफी रिलैक्स्ड यहां पर माहौल है। कुछ जगह पर नाके जरूर हैं। अभी इस वक्त की अगर हम बात करें, रात के 8 बज रहे हैं, तो ऐसे में जो मूवमेंट है उस पर कोई रोक टोक नहीं है। कुछ जगह पर रोका जा रहा है। मेन श्रीनगर सिटी में कोई ज्यादा रोक टोक नहीं है व्हीकल मूवमेंट पर। और वहीं पासिस को भी अभी ज्यादा देखा नहीं जा रहा है। पासिस के बगैर भी पब्लिक मूव कर रही है। आम लोग यहां पर काफी फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। वहीं हमारी बात आज डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल से भी हुई थी, तो उन्होंने हमें बताया कि जल्द ही श्रीनगर में जो लैंडलाइन है उसको रिस्टोर करना प्रायोरिटी रहेगी, उसको रिस्टोर जल्द किया जाएगा। वहीं इसी बीच जो लोग बात करना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों से, उन स्टूडेंट से जो श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ते हैं, तो उसके लिए एक सेल तैयार किया गया है। मैं आपके जरिए बताना चाहूंगा अपने नाजरीन को कि एक सेल तैयार किया गया है डीसी ऑफिस के अंदर, श्रीनगर डीसी ऑफिस के अंदर, जहां पर लोग जाकर फोन के जरिए अपने करीबियों से बातचीत कर सकते हैं। और ये आज इसकी शुरुआत हुई है। और वहीं डीसी ने हमें यह भी बताया कि एम्बुलेंसेज को लेकर भी यहां पर पासेज जारी किए गए हैं। 150 एम्बुलेंसेज के लिए ये पासेज जारी किए गए हैं। और वहीं रेस्ट्रिक्शंस की अगर हम बात करें, उन्होंने हालांकि ये कहा कि श्रीनगर में कहीं पर भी कर्फ्यू नहीं है। हालांकि हमने खुद देखा कि अब से 2 दिन पहले कि यहां पर अनाउंसमेंट कर्फ्यू को लेकर हो रही थी कुछ इलाकों में। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि रेस्ट्रिक्शंस को हालात को देखते हुए ही रिलैक्स किया जाएगा, जो रेस्ट्रिक्शंस यहां पर फिलहाल श्रीनगर में लगी हुई हैं। लेकिन ईद के लिए भी उन्होंने हमें बताया कि ईद के लिए भी तैयारी कर ली गई है। जो भी शैलेंद्र, हमने देखा कि आज कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी कश्मीर पहुंचे और वहां के आम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। क्या लगता है कि 370 हटने के बाद अब कश्मीरियों का दिल जीतने की जो बात कही जा रही है, सरकार ने एक तरह से उसकी भी पहल कर दी है, जिस तरह से आम लोगों से अजीत डोभाल जी मिलते हुए नजर आए? हमने कुछ तस्वीरें आज देखी हैं शोपियां डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल खुद मौजूद थे। और हमने देखा कि वो आम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं और वहां पर एक सड़क के किनारे खड़े होकर वो लोगों के साथ ही खाना खाते हुए बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें कुछ इस और इशारा करती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से अब इन्वॉल्व होना चाहती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। वो उनका भी विश्वास जीतना चाहती है। जो कदम उठाए गए हैं उसका क्या रोड मैप होगा, जैसे लगातार मैं भी कहता आ रहा हूं जब से मैं आपसे जुड़ा हूं यहां श्रीनगर से, कि जो भी कदम उठाया गया है सेंटर की तरफ से उसका क्या फायदा आवाम को होगा। ये जरूरी है कि ये मैसेज, ये रोड मैप, ये ब्लूप्रिंट लोगों तक पहुंचे, उनको बताया जाए कि किस तरह से इस फैसले का फायदा उनको होने वाला है। क्योंकि यहां पर कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार यहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, लैंडलाइन नहीं चल रहे हैं, ईमेल्स नहीं है, अखबार नहीं है, कुछ जगह पर टीवी भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि केबल नेटवर्क डाउन है। तो ऐसे में जरूरत है कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों तक ये बताया जाए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि किस तरह से ये फैसला जो लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसका फायदा क्या होगा। हालांकि जो फैसिलिटीज, जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था पिछले कई सालों से, तो उसको छीन लेने से, उसमें बदलाव करने से, हिस्ट्री में बदलाव करने से उसका फायदा क्या पहुंचने वाला है, ये मैसेज लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को लोगों तक पहुंचना होगा। जी
बिल्कुल, तो एक तरह से एक राब्ते में है मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के अवाम से, और उसकी एक तस्वीर आज देखने को मिली भी। जम्मू का हम रुख करेंगे, जहां से हमारे खुसूसी नुमाइंदे समीर भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर भट्ट, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। समीर, अभी शैलेंद्र से हम कश्मीर के हालात जानने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने तमाम अपडेट हमें बताई। अगर जम्मू रीजन की हम बात करते हैं समीर, किस तरह के हालात हैं? हमने देखा कि पहले राज्यसभा में 370 हटने की कवायद हुई और उसके बाद लोकसभा में भी जीत हासिल हुई। जम्मू में अब हालात किस तरह के हैं 2 दिन गुजरने के बाद? देखिए, मंडे को जब ये सुबह ये अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद कल लोकसभा में और पहले राज्यसभा में इसको पास किया गया, तो जम्मू में भी एहतियातन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज किया और कई जगहों पे जहाँ हसास इलाके हैं, जैसे रामबन का इलाका है, डोडा, भद्रवा या राजौरी, पूंछ, वहाँ पे स्ट्रिक्टली कर्फ्यू को भी नाफिज किया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 3 दिन गुजरने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी यहाँ पे धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। हम आज हमने आज दोबारा पिछले 2 दिनों की तरह आज भी हर जगह पे मुआयना किया और हमने पाया कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत रिलैक्सेशन दी थी। आज जहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी पिकेट्स लगाए थे, नाके लगाए गए थे और ब्लॉकेज की गई थी पिछले 2 दिनों में, आज वो दिखा नहीं। आज बहुत हद तक हमने देखा कि बहुत ईज़ हुआ था। लेकिन हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलने की वजह से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना चलने की वजह से अभी भी लोगों को डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। हालांकि प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के जैसे मैंने आपको कहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इस तरह एग्ज़ाम्स जो यूनिवर्सिटी के वो बंद है, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं और दफातर में भी बहुत कम हाज़िरी हो रही है, बैंक्स में बहुत कम हाज़िरी हो रही है। तो नॉर्मल लाइफ नहीं हो पा रही है रिटर्न। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोई किसी तरह का अनटोवर्ड इंसिडेंट हमने आज देखा नहीं। पिछले 3 दिनों बिल्कुल पीसफुल रहा है और इसी को चलते हुए कई जगहों पे जैसे रामबन है या बाकी अजला में आज कर्फ्यू में डील भी दी गई थी। हालांकि पूंछ में कुछ पथराव के कुछ वाक़ात हुए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन कुल मिला के जम्मू डिवीज़न की अगर हम बात करें तो ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और लोग बहुत, हमने देखे, बहुत परेशान हैं। ज़ाहिर तौर पर जब भी ऐसे हालात होते हैं, जब रिस्ट्रिक्शंस होती है तो लोगों को प्रॉब्लम्स तो होती रहती है। और आज भी हमने देखा, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी आपको पता है चल रहे हैं, तो बच्चे इंटरनेट से महरूम है, इंटरनेट नहीं चल रहे हैं, इस तरह से जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं। तो कुल मिला के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दफ़ा 144 है पूरी तरह से इसको हटा दिया जाए। तो कुल मिला के हमें उम्मीद करनी चाहिए, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई तो उनका बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अवाम चाहते हैं कि इन हालात से अब जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले। 370 के बाद की जो अब तस्वीर है वो एक तरह से उभर कर अब आनी चाहिए और अवाम को जो उनके मसाइल हैं अब एक एक करके उनसे निमटना होगा। मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा कि 370 हट गया लेकिन उसके बाद कोई बहुत बड़ा रिएक्शन जम्मू या कश्मीर से देखने को नहीं मिला। हालात अभी भी जिस तरह से समीर ने बताया या शैलेंद्र वांगू जिस तरह से बता रहे थे कि हालात एक तरह से नॉर्मल हैं, हालांकि बहुत जगहों पर अभी भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं, सिक्योरिटी सख्त है। जाहिर सी बात है कि बहुत सेंसिटिव जगह है जम्मू और कश्मीर, इसकी वजह से भी एहतियातन ये कदम उठाने पड़े। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वाकई में मरकजी सरकार, केंद्र सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम से इन्वॉल्व होना चाह रही है? जिसकी तस्वीर आज हमने देखी कि अजीत डोभाल साहब खुद कश्मीर पहुंचे, वहां के आम लोगों से उन्होंने सड़कों पर और गलियों में मुलाकात की। डॉक्टर नदीम, ऐसा समझता भी हूं और मैंने देखा भी ऐसा, बल्कि सभी ने देखा है कि अभी चंद माह पुरानी ही बात है, बीजेपी ने खुद वहां पर महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो बीजेपी की ये कोशिश है, बल्कि केंद्र सरकार की भी ये कोशिश है कि वो पूरी तरह से कश्मीर के साथ इन्वॉल्व रहे। और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि धारा 370 की मनसूखी के बाद, दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद अब गवर्नमेंट सीधे सीधे तौर पर इन्वॉल्व होना चाहती है और इसी के पेश नज़र अजीत डोभाल को वहाँ पर भेजा गया और उन्होंने आवाम के साथ सड़क पर खड़े होकर आज खाना भी खाया और मशरूबात भी ली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की ये कोशिश है कि वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो और वो बेहतर से बेहतर कश्मीरियों को उनका हक दे सके जिससे वो अब तक महरूम थे। मैं यहाँ पर एक दूसरी बात इस तरीके से कहना चाहूँगा कि
ज़्यादातर जो कश्मीरी हैं उनकी जो शबीह है यहाँ पर दीगर रियासतों के अंदर हिंदुस्तान की, वो बहुत ही तंगहाल के तौर पर नज़र आती है। अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में दिल्ली और उसके अवाइल में बहुत सारे कश्मीरी गुर्बत की चादर ओढ़े हुए यहाँ नज़र आते हैं, उनके तन के ऊपर सही कपड़े भी नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अवामुन नास जो है कश्मीर का, अभी उसे उस तरह की सहूलियात नहीं मिल पाई हैं और बहुत ही कम लिमिटेड लोग ऐसे रहे वहाँ पर कश्मीर के जिनके हाथ में पूरी मैशियत भी रही और दौलत भी रही है। तो मैं ये समझूंगा और मैं ये चाहूँगा कि वहाँ का जो आम इंसान है उसके लिए खैर सगाली की बात हो और उसे तरक्की मिले, और वो भी हाशिए पर जो पड़ा हुआ एक आम कश्मीरी है उसे भी ऊपर उबार कर हम कुछ इस तरह की सहूलियात दें कि वो अपने आप को जोड़ सके तरक्की की दौड़ में। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट को ऐसी कोशिश कर लेनी चाहिए, इससे हिंदुस्तान का ही भला होगा, ना सिर्फ कश्मीर का होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर और चाहे लद्दाख की हम बात करें, जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, बहुत पिछड़े हुए हैं डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, तालीम में, सभी चीजों में बहुत पिछड़े हुए हैं। और इस पर अब जाहिर सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को, केंद्र को, सबको फोकस करना पड़ेगा। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या लगता है कि 370 की जो एक तरह से लड़ाई थी वो तो सरकार ने जीत ली है, लेकिन असली इम्तिहान सरकार का अब शुरू होगा, क्योंकि लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं जिस पर सरकार को एक तरह से खरा उतरना होगा। अश्विनी जी। देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं व्यक्तिगत रूप से इस फैसले से बहुत खुश हूं। पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35 और 370 की लड़ाई लड़ रहा था और सुप्रीम कोर्ट फैसला देता, उसके पहले सरकार ने जो स्टेप ले लिया मुझे लगता है ऐतिहासिक फैसला है। और हमने तो केवल आर्टिकल 35 और 370 को चैलेंज किया था, सरकार ने उसमें एक चीज और जोड़ दिया कि बाकायदा लद्दाख को अलग कर दिया, जो बहुत उनकी पुरानी मांग थी, और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कुछ दिन के लिए बना दिया है, जब तक वहां पे स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। अब मैं आपको दो चीज बातें आपको बहुत विनम्रता से कहता हूं। देखिए, दो टाइप के डॉक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर नासूर हो जाए, कोई बहुत बड़ा फोड़ा हो जाए, तो एक डॉक्टर ऐसा होता है, कहता है ऐसा जी इस फोड़े को लेकर जिंदगी भर इस फोड़े के साथ चलो आप। दूसरा कहता नहीं, ये फोड़े ने बहुत परेशान कर दिया, नासूर बन चुका, लाओ इसको काटेंगे, काट के निकालेंगे और अच्छी जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे। मोदी सरकार ने, अमित शाह जी ने वही किया है। इस आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर का इतना नुकसान हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे लगता है कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे मुझे आपको बताने में। राइट टू एजुकेशन पूरे देश में चलता है, कश्मीर में नहीं चलता। राइट टू फूड कानून पूरे देश में लागू है, कश्मीर में लागू नहीं है। मनरेगा कानून पूरे देश में लागू है, कश्मीर में लागू नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह, जो भ्रष्टाचार के हमारे जो 10 बड़े कानून हैं, मैं ये नहीं कहता पूरे देश में भ्रष्टाचार बंद है। आप सोचो जरा, जब पूरे देश में भ्रष्टाचार का कानून चल रहा है, इसके बावजूद अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, तो कश्मीर में जहां वो कानून लागू ही नहीं है, वहां पे क्या हो रहा होगा जरा आप इमेजिन करिए। आपका हवाला विरोधी कानून कश्मीर में नहीं लागू, आपका काला धन विरोधी कानून कश्मीर में लागू नहीं, आय से अधिक संपत्ति वाला कानून कश्मीर में लागू नहीं, बेनामी संपत्ति कानून कश्मीर में लागू नहीं, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना अधिकार कानून कश्मीर में लागू नहीं। तो न वहां पे भ्रष्टाचार विरोधी कानून लागू, न वहां पे जो आम आदमी को देता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, ये कानून लागू नहीं। तो इसका मतलब वहां पे जो अभी तक लोग कश्मीरियत के नाम पे वहां पे अपना सरकार सत्ता चला रहे थे, वो चाहते हैं कि वहां का गुज्जर, वहां का बकरवाल, वो जिंदगी भर गुज्जर बकरवाल बना रहे, उसका वो गरीबी में रहे, उसके आने वाली पुश्ते गरीबी में रहे, वो न कभी कार से चले। अश्विनी उपाध्याय जी, सरकार तो बीजेपी ने भी चलाई है, सरकार तो बीजेपी ने भी चलाई है, और उस वक्त जब आप लोग इख्तिदार में थे, सत्ता में थे, उस वक्त यह कदम क्यों नहीं उठाया था? अश्विनी उपाध्याय जी, पीडीपी के साथ जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी तो 370 को एजेंडा ऑफ अलायंस से बाहर रखा था। सवाल इस पर भी उठता है कि आखिर उस वक्त इन कश्मीरियों के बारे में क्यों नहीं सोचा था बीजेपी ने या आपकी सरकार ने? आप सुनिए, आप बहुत धैर्य से आप मेरा जवाब सुनिए। अरे ये 370 1957 में खत्म हो गया, इसके बावजूद उसको जो कंटिन्यू किया, आप उससे सवाल पूछिए ना। एक इलीगल आर्टिकल जो टेम्परेरी आर्टिकल था,
मात्र 4 साल के लिए बनाया गया था, 5 साल के लिए बनाया गया था, उसको 70 साल किसने ढोया? हमने तो 1 साल सरकार बनाई थी ना, और हमने 1 साल सरकार चलाई, हमने खत्म किया। उन लोगों ने नहीं खत्म किया जिन्होंने 70 साल सरकार चलाई, और वो लोग आज भी चिपके हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने आर्टिकल 370 के नाम पे दिया क्या? और मैं बताता हूं आर्टिकल 370 के नाम पे आपने क्या नहीं दिया। आपने अलगाववाद का मूल कारण जड़ में 370 है, भ्रष्टाचार के जड़ में 370 है। वहां पे जो बेनामी संपत्ति, मैं आपको हुरैरा साहब, मैं नाम लेके बताता हूं, ये गिलानी टाइप के लोग, ये मीरवाइज फारूक टाइप के लोग, ये महबूबा और उमर अब्दुल्ला, जिस दिन इनकी संपत्तियों का पता चलेगा, कश्मीर के लोगों की आंख और कान खड़े हो जाएंगे। ये सब कम से कम 10-10 बिल्कुल, ये देखिए सब बेनकाब होंगे। अगर सरकार ने, सरकार की नियत अगर सही है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की नियत सही है, तो सभी बेनकाब होंगे। अश्विनी उपाध्याय जी, सभी बेनकाब होंगे। मुझे इस वक्त शैलेंद्र वांगू के पास जाना है, कुछ अपडेट उनके पास है, कुछ मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं नाम लेके कह रहा हूं, मैं नाम लेके कह रहा हूं, और हिम्मत है तो मेरे खिलाफ ये केस करके देखें। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि सरकार की अगर नियत सही रही, एडमिनिस्ट्रेशन की नियत सही रही, इंतजामिया की, तो सभी अब बेनकाब होना है, सबको बेनकाब होना है। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं शैलेंद्र वांगू के पास मुझे जाना है, कुछ रिएक्शन देना चाहता हूं। वहां से भ्रष्टाचार खत्म करना बहुत जरूरी है, वहां से भ्रष्टाचार खत्म करना बहुत जरूरी है। मेरा सवाल, बिल्कुल मेरा सवाल अश्विनी जी से ही है। मैं अश्विनी जी से पूछना चाहता हूं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को अलग करें, हम पॉलिटिकल पार्टीज को अलग करें, हम पीडीपी की बात नहीं कर रहे, हम एनसी की बात नहीं कर रहे, हम पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहे। उनको तो खैर इस फैसले को लेने से पहले उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, हालांकि सरकार का बयान कुछ और है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब से हम कश्मीर आए हैं, जो आम आवाम यहां पर है, जो आम लोग हैं, जो आम कश्मीरी हैं, उनका यही सवाल है कि इस फैसले को लेने से पहले हमें ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया, हमें साथ क्यों नहीं लिया गया इस फैसले को लेने से पहले। वो इस फैसले को एक तरफा मानते हैं। खैर, मेरा सवाल बस ये है कि उनकी इन तमाम दलीलों को, उनके इन तमाम सवालों को जवाब देने के लिए क्या सरकार कदम उठाएगी? क्या आपकी गवर्नमेंट उन लोगों तक अपना ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि हमने क्यों कदम ये उठाया और ये कैसे उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको लगता है कि ये फैसला उनसे बिना पूछे, उनकी बिना किसी जानकारी के फैसला लिया गया और उन पर थोपा ये फैसला गया है, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं, यहाँ के कश्मीरी मानते हैं। मेरा सवाल बस इतना है कि क्या उन तक ये मैसेज आपकी पार्टी, आपकी सरकार ये पहुंचाएगी उन तक कि हमने फैसला क्यों लिया? अश्विनी उपाध्याय जी, बिल्कुल, अब मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब हमारी यही जी देखिए, पहली बात तो मैंने आपको बताऊं, इसके पहले जो वहां पे चुनाव हुआ प्रधान का और पार्षद का, जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है, वो पिछले 4-5 महीने में काम कर रहे हैं। और वो जो ग्राम प्रधान है, जो पंचायत जो है, पार्षद हैं, जो ग्राम पंचायत, जो लोकल बॉडी के लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग, मुझे लगता है हमारा इंटेंशन क्या है, सरकार, मोदी सरकार क्या करना चाहती है, किस तरीके से वहां के लोगों का जीवन यापन उठाना चाहती है, किस तरीके से वहां पे रोजगार बढ़ाना चाहती है, किस तरीके से उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है, किस तरीके से वहां पे भाईचारा बढ़ाना चाहती है। मुझे लगता है पहला काम तो वो लोग करेंगे जो आज की डेट में वहां ग्राम प्रधान है, जो पंचायत सदस्य हैं या पार्षद हैं। और दूसरी बात, हमारा बीजेपी का खुद का वहां नेटवर्क काफी अच्छा हो चुका है। मुझे लगता है कि कुछ एक आप ब्लॉक छोड़ दीजिए तो बाकी पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में तो हमारा पार्टी का कैडर पहले ही था, लेकिन अब अश्विनी उपाध्याय जी, शैलेंद्र वांगू ने जो सवाल किया उसका जवाब मुझे चाहिए। में सोपिया में भी हमारा अच्छा खासा कैडर है। साहब ने जो सवाल किया अश्विनी उपाध्याय जी, क्या आखिर वहां की जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? देखिए, वहां हम वो कहते नहीं है कि आप चोर से पूछो, ये बताओ हम कैसे चोरी बंद करें। अरे वो जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे, महबूबा मुफ्ती से पूछे जो वहां आतंकवादियों के साथ खड़ी है, या फारूक अब्दुल्ला से पूछे जो तो लंदन में रहते हैं, लंदन में बहुत बड़े फार्म हाउस और बंगलों के मालिक बने हुए, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, या उन अलगाववादियों से पूछे जो करोड़ों के मालिक हैं और देश विदेश में प्रॉपर्टी बना के बैठे हुए अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, और जो कश्मीर का बच्चा है उसको मदरसे में पढ़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। किससे पूछे भैया, किससे पूछे? जिन लोगों ने 70 साल में उस कश्मीर को लूटा है, जिन लोगों ने 70 साल में उस स्वर को नरक बनाया, उनसे पूछे क्या? उनसे नहीं पूछेंगे।
हाँ, वहां पे लोकल लोगों से संपर्क हो रहा है। और वैसे मैं आपको बताऊं, जब एक बार ऑपरेशन किया जाता है तो उसके पीछे इधर उधर की बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि जो नासूर काट के निकाल दिया गया वो बहुत अच्छा हुआ। कश्मीर की जनता धीरे धीरे समझ चुकी है, वो फारूक अब्दुल्ला का खेल समझ चुकी है, महबूबा मुफ्ती का खेल समझ चुकी है। वो कश्मीर की जनता पूछ रही है कि तुमने हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं बनाया, अपने बच्चों के यहां क्यों नहीं पढ़ाते? महबूबा मुफ्ती की बेटी कहां पढ़ती है? फारूक अब्दुल्ला के नाती पोते कहां पढ़ते हैं? फारूक अब्दुल्ला ने अपना घर लंदन में क्यों बना लिया? कश्मीर के बच्चों को क्यों नहीं लंदन में घर बनवा दिया? आखिर फारूक वहां पे बेरोजगारी का कारण कौन है? कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती है कौन वहां पे? अगर वहां रोजगार के साधन कम है, अगर उनके बच्चे आदमी साइकिल से चलते हैं कि आज उनके इतना बड़ा कदम उठाने से पहले जम्मू कश्मीर के अवाम को एतमाद में लेना चाहिए था। जम्मू कश्मीर की वो लीडरशिप जो हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी जमहूरियत में यकीन रखती है, उन्हें भी एक तरह से एतमाद में लिया जाना चाहिए था। बोलिए, Asking to me? बोलिए। आपकी आवाज कट गई है, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? एम आई ऑडिबल? जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, देखिए, मैं न्यूज 18 उर्दू और समीर जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने इनसे पूछा कि मुझको अपनी बात करने की इजाजत होगी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। और अब बात यह है कि एक वो दौर था जबकि हिंदुस्तान का ताज जम्मू कश्मीर रियासत, मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत ने तय किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में, कि हम भारत का अटूट अंग बनने जा रहे हैं 1947 में। तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए खुशी का दिन था। और फिर धीरे धीरे जो प्रॉपर इंटीग्रेशन और जो चीजें थी उसमें हुई, और मुझे फख्र हासिल था अपने आप को हिंदुस्तान का शहरी और जम्मू कश्मीर का बाशिंदा और शहरी मानने में। मगर आज ये जो 3-4 दिन पिछले गुजरे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लिए अंधेरे के दिन हैं, अंधकार के दिन हैं। आप बात करते हैं सारी मीडिया बैठ करके और सारे जर्नलिस्ट साहिबान जम्मू, सांबा, कठुआ और आधे उधमपुर की और कुछ हिस्सा रियासी का। आप बात कर लीजिए डोडा की, आप किश्तवाड़ की, रामबन की, राजौरी की, पुंछ की, जम्मू डिवीजन के अंदर आधे से ज्यादा जो है अंधेरे में है। वहां फोन लाइंस काम नहीं कर रही, लोगों से संपर्क नहीं हो रहा, घर से बाहर निकलो तो बंदूक दिखाई जाती है। आप अभी जो विजुअल्स चला रहे थे अजीत दोवल साहब के, उसमें 2 कंट्रेरी पिक्चर्स देखिए। एक वो देखिए सीआरपीएफ में जो लोग हथियार, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग ड्यूटी दे रहे हैं, हथियारों के साथ फोटोग्राफ है। और दूसरी में देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ कौन सी फोटोग्राफ है। उनको पीछे रख दिया गया, पुलिस को खत्म कर दिया गया। यहां जो लोग जिन्होंने जमहूरियत का और हिंदुस्तान का झंडा उठाया हुआ है, हम जैसे लोगों को जो है और कहीं इंस्ट्रक्शंस हैं सिक्योरिटी की, कुछ को होश अरेस्ट कर दिया गया। और ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिनके बारे में आप सब लोग मिलकर के क्या क्या बातें कर रहे हैं, जिनके फादर ने, प्लीज 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 बैठिए, चुप करके बैठिए। कुछ 370 इस शान की और इस देश की शान है, इस रियासत की शान है। आपने बोला मैं उसके 370 ने दिया क्या? मैं बता रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा जाहिल भाई, जनता को 370 ने क्या दिया? टोटली एंड इग्नोरेंट। आप मुझे बताइए, 370 ने भ्रष्टाचार खत्म किया, मुझे अगर हिम्मत है, 370 ने वहां रोजगार दिया, 370 ने लोगों का जीवन यापन ऊपर उठाया। क्या किया 370 ने? हिम्मत नहीं है, 370 ने केवल फारूक अब्दुल्ला का लंदन में घर बनवाया, गृह मंत्री अनपढ़ हैं 370 ने और आप भी अनपढ़ हैं। महबूबा मुफ्ती का सिंगापुर, जर्मनी और लंदन में घर बनवाया। यही किया 370 ने? क्या 370 ने? बताइए। मैं आपकी डिबेट में नहीं बोला, मैं एक एक चीज आप में तो बताइए, आप में हिम्मत है 370 ने क्या दिया? आप इतना बताइए, 370 ने दिया क्या वहां की जनता को? आपने झूठ बोला, केवल उन 2 लुटेरे खानदान के अलावा और किसको दिया? आपने झूठ बोला कि वो जो 2 लुटेरे परिवार हैं, झूठ बोला है 2 लुटेरे परिवार के अलावा 370 ने वहां गुर्जर को क्या दिया? 370 ने बकरवाल को क्या दिया? 370 ने गरीबों को क्या दिया? 370 ने वहां पे एससी एसटी को क्या दिया? 370 ने वहां पे डेमोक्रेसी का किया क्या? आज तक वहां पंचायत चुनाव क्यों नहीं हुआ? आज तक वहां पंचायत चुनाव क्यों नहीं हुआ? इतना बताइए आप। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे अपनी बात रखने का हक दीजिए। आप लोग स्नब कर रहे हैं
वो हमारी आवाज को बंद कर रहे हैं, हमारे गले घोटना चाहते हैं। ऐसे अनपढ़ लोगों को बैठा मैं ये पूछ रहा हूं, बताइए ना। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, 370 ने क्या दिया? मैं आप बताइए। नहीं ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय, डॉक्टर राशिद, सिर्फ जो सवाल अश्विनी उपाध्याय कर रहे हैं कि 370 के साथ हैं आप या उसके अगेंस्ट हैं? हाँ बोलिए राशिद साहब, डॉक्टर राशिद 370 को 70 साल देखा गया है। जम्मू कश्मीर आप सीधा सा जवाब दीजिए, हाँ या मैं। 370 के साथ है या उसके अगेंस्ट है? हिम्मत है अजीत डोभाल साहब में तो वो खुल्लम खुला चले जाए, आ जाए। तो बंद क्यों रखा है? राजौरी में बंद कर्फ्यू, पुंछ में कर्फ्यू, बिल्कुल इस जिस तरह से हटाया गया है, यह हिंदुस्तान की जमहूरियत में काला दिन है, यह गलत काम है। चला फिर तो आपका मुंह नहीं खुला। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है इसको हटाना। हम सपोर्ट करते हैं डॉक्टर राशिद और हम इसको चैलेंज करेंगे सरकार में। डॉक्टर राशिद, तब तो आपकी जबान नहीं खुली। डाकू की तरह डॉक्टर राशिद आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर राशिद मुझे सुन रहे हैं आप? डॉक्टर राशिद मुझे आप सुन रहे हैं? डॉक्टर राशिद मुझे आप सुन पा रहे हैं? आपको पता है, आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, आपको पता है कि सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का इशू मिलिटेंसी है, दहशतगर्दी है, आतंकवाद है। अब बताइए ऐसे हालात में क्या वहां की आवाम को इस तरह से छोड़ा जा सकता है? क्या वहां की आवाम को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? क्या वहां की आवाम की हिफाजत नहीं होनी चाहिए? डॉक्टर राशिद, किस तरह की बात आप कर रहे हैं? आप वहां के हालात से वाकिफ हैं, वहां के हालात आप जानते हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। सरकार ने रातों रात डाका डालने की कोशिश की है और डाका डाला है लोगों पे। आप करगिल की बात नहीं कर रहे, वो पिक्चर नहीं दिखा रहे। डाका तो उन्होंने अब्दुल्ला ने डाला, पिक्चर नहीं दिखा रहे। डाका तो वहां पे महबूबा ने डाला, कोई पिक्चर नहीं दिखा रहे। लोगों को गरीब बना के रखा, डाका तो उन्होंने डाला। लोगों ने डाला है जो झूठे हैं, और झूठा कौन है? ठीक है, मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे डॉक्टर राशिद बात हो गई, डॉक्टर राशिद बात हो गई, मुझे कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है। डॉक्टर राशिद बात हो गई, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर 370 इतने सालों से जम्मू कश्मीर में था, क्या इसने लोगों की हालत बदली? और अब 370 हटने के बाद क्या वाकई में यहां के लोगों के हालात बदलेंगे? क्या आवाम की बेहतरी के लिए कानून का निफाज होगा और जल्द से जल्द ये कदम उठाए जाएंगे? छोटे से ब्रेक के बाद हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो प्राइम डिबेट में आज हम इसी इश्यू पर बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में जम्मू कश्मीर से 370 के खात्मे के बाद अब जम्मू कश्मीर के अवाम के हालात बदलेंगे? जम्मू कश्मीर के सियासी, समाजी और जो माशी हालात हैं वो एक तरह से सुधरेंगे? क्या रोजगार के मौके पैदा होंगे? क्या जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें अपनी रियासत में ही रोजगार मिलेगा? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा जैसी जो स्कीमें हैं, क्या इसका फायदा अब हासिल होगा? और सवाल यह भी उठ रहा है कि जिन फायदों की बात की जा रही है 370 खत्म होने के बाद, ये फायदे कितनी जल्दी जम्मू कश्मीर के अवाम को मिलेंगे? और सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर का रियासत से दर्जा खत्म होने के बाद, यूनियन टेरिटरी होने के बाद, क्या वो तमाम सहूलतें जम्मू कश्मीर के अवाम को मिलेंगी? क्या मरकजी सरकार अपने वादों को पूरा करेगी? आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ ब्रेक के बाद सलमान निजामी साहब, लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सलमान निजामी साहब क्योंकि अभी मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं पहला सवाल उनसे ले लेता हूं। मैं आता हूं अश्विनी जी। सलमान निजामी साहब, क्या आपको लगता है कि 370 को तो एक तरह से खत्म कर दिया गया और हमेशा से यही कहा गया, खासतौर से बीजेपी के एजेंडे में बहुत पहले से शामिल था 370, और बीजेपी का कहना है कि जो एक रुकावट थी, जो एक जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में एक ब्रेक था, उसे खत्म कर दिया गया और अब जम्मू कश्मीर में एक तरह से बहार फिर से लौट कर आएगी, रियासत एक तरह से तरक्की करेगी, यहां के जो बेरोजगार नौजवान हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, यहां से दहशतगर्दी खत्म होगी। क्या आपको लगता है कि ये तमाम मसले हल होंगे 370 खत्म होने के बाद? सलमान निजामी साहब। देखिए, आपने मुझे लीडर बोला, मैं इस वक्त एक आम कोई पार्टी का पक्ष नहीं, कुछ नहीं, मैं आम जम्मू कश्मीर के नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में आप मुझे बताइए कि आपने एक वादा किया था, जम्मू कश्मीर के लोगों को 1947 में भी हक था, वो पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि आपने एक वादा किया, आपने उनको एक एश्योरेंस दी कि हम आपको एक आला दर्जा देंगे।
और उसी वादे के तहत आपके साथ वो जुड़े। आपने हैदराबाद के साथ वादा वो नहीं किया, इसलिए हैदराबाद जो है आधा पाकिस्तान चला गया। जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट थी, कोई भी पाकिस्तान नहीं गया उस वक्त। और आज उस वादे के साथ जो है, आज उसको हमने, मेरे को आंसू आ रहे हैं आज कि किस तरीके से नेहरू जी को आज ये कश्मीरी पंडित भाई हमारे जो है, उस वक्त ना नेहरू जी की को शाबाशी दे रहे थे। इन्होंने महाराजा हरि सिंह को बोला कि 370 जो है लाया जाए, क्योंकि हमारे को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमें यहां पंजाब और हरियाणा से लोग आ रहे हैं जो हमारा हक छीन रहे हैं। ये सब और मेरे हाथ में है। मेरी बात सुनिए, मैं तो आधे घंटे था ही नहीं डिबेट पे। मैंने आपसे पूछ रहा हूं, आपने 370 का फैसला करना था, अश्विनी जी आ रहा हूं। अगर आपने फैसला करना था, कोई जम्मू कश्मीर में कोई क्यों नहीं सेलिब्रेशन है? ये तो ऐसा है कि शादी कोई रची जा रही है, मेहमान भी आए हैं, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन दुल्हा दुल्हन कहीं नहीं है। जम्मू कश्मीर में ना विक्रम चौक में कहीं जश्न है, ना लाल चौक में कहीं जश्न है, ना करगिल में जश्न है। आपने जश्न दिल्ली में मनाया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को पहले पूछना था ना, अगर वो इस देश का मैं इसका जवाब ले लेता हूं। अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी जी इसका जवाब अब दीजिए। अश्विनी जी देखिए, पहली बात तो हुरैरा साहब, मुझे भूल रहे हैं, मेरी बात हुरैरा साहब आप भी जानते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं है कि मैं अपनी बात, और मैंने कई बार फारूक अब्दुल्ला साहब को, महबूबा जी को मैसेज दिया था, भिजवाया था, ट्विटर पे भी मैसेज दिया था कि आपको लगता है कि 35 और 370 लीगल है, डॉक्टर राशिद में आ रहा हूं, उसको होना सुन लीजिए, चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में आइए। ये हमारी पीआईएल का हमारी पीआईएल का नंबर है। मैं कहीं तो आपको ट्वीट दिखा दूंगा, जो पढ़ के मैंने भी नहीं ट्वीट करके महबूबा जी को, राहुल गांधी जी को और अब्दुल्ला जी को कहा था, मेरी पीआईएल का नंबर ये है, आप अगर इसको बचा सकते हो तो सुप्रीम कोर्ट आओ, बड़ा सा बड़ा वकील कर लो, इसको बचा लो। क्यों नहीं है? बीजेपी में हर केवल बयानबाजी। कांग्रेस के पास वकीलों की कमी है क्या? महबूबा मुफ्ती के पास वकीलों की कमी है क्या? फारूक अब्दुल्ला जी के पास वकीलों की कमी है क्या? अगर सरकार इसको नहीं खत्म करती, मैं आपको आज एक नई बात बता रहा हूं, अगले 4 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म कर देता। मेरी पीआईएल पे बाकायदा फाइनल हियरिंग के लिए डेट फिक्स हो चुकी थी। ये लोग आए नहीं क्योंकि इनको पता है कि इसको ये पूरी तरीके लीगल है। अब मैं आता हूं दूसरी बात। और बीजेपी ने सियासी फायदा हासिल कर लिया, कहा गया था। बीजेपी ने पहल करके सियासी फायदा भी हासिल कर लिया। बहुत साफ एक तीर से कई निशाने, एक मिनट सुनिए, एक तीर से कई निशाने आप लोगों ने साधे इस तरह से। तो सब कुछ छीन लिया, बहुत साफ छीन लिया हमसे, इन्होंने छीन हुरैरा साहब सुनिए, स्टेटहुड छीन के हुरैरा साहब सुनिए, यूनियन टेरिटरी दे दी, 370 के यूनियन ऊपर टेरिटरी दे दी। बहुत आज मैं साफ जम्मू लिखा के हुआ अपने है, भाइयों से पूछना This is a चाहता हूं temporary कि provision. आप कटोरा This is a लेकर दिल्ली temporary जाएंगे? provision. और ये मात्र 1957 तक के लिए बना था, पंजाब से केवल और केवल 1957 तक के लिए बना था। ये अब्दुल्ला साहब को पता, महबूबा जी को पता, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पता, और ये निजामी साहब को भी पता। अरे सर, आप अब क्या मैं बोल दूसरी रहे हैं? बात कहता आपने हूं, यूनियन टेरिटरी आप दे मुझे दिया। बताइए, आपने तो आसमान से जमीन तक अलगाववाद, भ्रष्टाचार, चरमपंथ, तो जम्मू कश्मीर कट्टरवाद फैलाने के अलावा और क्या क्या होता है? क्या 370 ने वहां पे जो भारत के अच्छे कानून को लागू होने दिया? क्या नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी लगातार आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वहां की लोकल पार्टियों पर, जिस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी सरकार रही, आपकी सरकार उन्हीं के साथ रही जिन पर आज आप इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हीं के साथ आप सरकार में थे। अश्विनी उपाध्याय जी, आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं? जिन पर आप आज इल्जाम लगा रहे हैं, आप उन्हीं के साथ सरकार में थे। आपने 1 साल से ज्यादा सरकार चलाई, आज आप उन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हैं। 4 साल नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि एक दिन भी अगर आप सरकार में रहे, अगर वो गलत थे, बदगुमान थे, एक दिन भी अगर आप सरकार में रहे और उस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। और इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, देश विरोधी होने का इल्जाम लगा रहे हैं, जो किसी भी तरह से खंडन के काबिल है। सब अंदर की बात पता चली। अगर हमने सरकार नहीं चलाया होता तो हमें नहीं पता चलता ये कितनी बड़ी लूट कर रहे हैं। 1 साल बाद सरकार चला लिया, उसी में पता चल गया इनकी नीयत क्या है,
ये वहां के गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, अपनी केवल मोटा माल कमा रहे हैं। हर चीज में टेंडर में कमीशन, जितने भी चाहे सड़क बनती है उसमें कमीशन। ठीक है, डॉक्टर राशिद चौधरी, ठीक है, बात हो गई। अश्विनी जी बात हो गई, अश्विनी जी बात हो गई, अश्विनी जी बात हो गई, ठीक है, अश्विनी जी बात हो गई। डॉक्टर मेरी, ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूं राशिद जी से, मैं रिएक्शन ले लेता हूं। राशिद जी, हाँ जी, मेरी सबसे बड़ी आपसे दोनों से साहिबान से, आपने भी कोट किया और अश्विनी जी ने किया। मनरेगा मेरे भाईजान जम्मू कश्मीर में लागू है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारे लागू है, राइट टू फूड एक्ट जो है वो इन्हीं की सरकार बीजेपी और पीडीपी ने उसको पास किया और लागू किया। किन दुनिया की बात करते हैं, ये प्रोपेगेंडा जो है पढ़ के आइए। मैं दावे से कहता हूं समीर जी ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं आपके चैनल में, वो अगर इस बात को इनकार कर देंगे कि मनरेगा जम्मू कश्मीर में नहीं, तो मैं आज से कभी डिबेट पे नहीं आऊंगा। और दूसरी बात रही जो कि जिस हालात से गुजर रही है रियासत, मैं पूछ रहा हूं किस दिन लागू हुआ ये बताइए ना। किस दिन जब हमने सरकार बनाया तब लागू हुआ। पूछिए मुझे पूछिए नहीं, राइट टू फूड उस दिन हुआ, मनरेगा जिस दिन बना उसी के 6 महीने के अंदर हुआ। लागू हुआ। जॉब कार्ड अगर कहो तो मैं आधे घंटे के अंदर आपको जॉब कार्ड क्या बात कर रहे हैं, नंबर पे भेज दूंगा। क्या बात कर रहे, झूठ बोल रहे हैं, कार्ड नहीं भेजूंगा, आपको पता ही नहीं है, कार्ड भेज दूंगा। आपको नहीं पता बिल्कुल। आप समीर जी वो पास बैठे हैं, आप समीर जी पास बैठे हैं ग्राउंड से। राइट टू एजुकेशन आज तक लागू नहीं है, चैलेंज कीजिए, मैं राइट टू एजुकेशन आज तक लागू नहीं है, बेनामी प्रॉपर्टी लॉ आज तक लागू नहीं है, मांगनी होगी, आज तक लागू नहीं है। अरे मेरे भाई आप क्या करते हैं, आज तक लागू नहीं है, हार गए और आप बेनामी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ आज तक लागू नहीं हुआ। सुनिए, आप शोर मचाते हैं जब आप मैं पूछ रहा हूं, आप शोर मचाते हैं। मैं पूछ रहा हूं बेनामी प्रॉपर्टी लागू है क्या, मेरी बात, कालाधन विरोधी कानून लागू है क्या, हवाला कानून विरोधी कानून लागू है क्या, भ्रष्टाचार विरोधी कानून लागू है क्या, क्यों नहीं लागू है, क्यों नहीं लागू है? 3 मनरेगा के कार्ड हैं, सुरक्षा सब चीजें लागू हैं। आपको गलत अश्विनी जी थोड़ा सा मौका दे देते हैं, मेरी बात राशिद चौधरी जी को थोड़ा सा उनकी बात सुन लेते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी सुन लेते हैं, राशिद चौधरी को थोड़ा सुन लेते हैं, मैं उसके बाद जवाब दे दीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। अरे सुनो, क्या झूठ बोल रहे हो। 30 सेकंड राशिद चौधरी जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये देखो ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लागू होता। 70 अगर 300 ये देखो ये है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, सुनो ठीक है, मैं सबूत दिखा रहा हूं। अश्विनी जी बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता, आप गलत बोल रहे हैं, आप मनरेगा एक्ट लागू नहीं होता। पहचान होती है, यू आर एन इलिटरेट इन चाहिए तो आप बेशर्म कहीं के। समीर आपके पास आना चाह रहा हूं, समीर भट्ट, अश्विनी जी बात हो गई, अश्विनी जी बात हो गई, राशिद चौधरी जी बात हो गई। समीर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। समीर, जिस बात को लेकर यह बहस छिड़ी है कि यहां पर आरटीई नहीं है, राइट टू फूड नहीं है, मनरेगा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ राशिद चौधरी जी का तर्क है कि यह तमाम स्कीमें यहां पर हैं और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। सच्चाई क्या है समीर? देखिए, दोबारा आप सवाल एक बार दोबारा पूछें। जी समीर, मेरा सवाल आपसे यही था कि जिस बात को लेकर एक बहस छिड़ी है राशिद चौधरी और अश्विनी जी में कि आरटीई या राइट टू फूड या मनरेगा या इस तरह की स्कीमें जो हैं, इस तरह की जो स्कीमें हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है। सच्चाई क्या कुछ है समीर? 30 सेकंड में मैं जवाब चाहिए। मैं आपको देखिए ये बात सही है कि कुछ जो मनरेगा जैसे है, राइट टू एजुकेशन है, या फूड जो सिक्योरिटी एक्ट है, वो है जम्मू कश्मीर में है, लेकिन राशिद साहब को भी मैं बताना चाहता हूँ या अश्विनी जी को भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अभी यहाँ लागू नहीं हुए हैं और जाहिर तौर पर उसमें 370 का एक बहुत बड़ा दखल भी है। बहुत सारे कानून लगे हैं यहाँ असेंबली, क्योंकि हम असेंबली कवर करते रहते हैं और असेंबली को मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अभी यहाँ लागू नहीं हुए हैं और जाहिर तौर पर उसमें 370 का एक बहुत बड़ा दखल भी है। बहुत सारे कानून लगे हैं यहाँ असेंबली, क्योंकि हम असेंबली कवर करते रहते हैं और असेंबली में बहुत सारे कवानीन जो है वो पास भी हुए थे और जो सेंटर के कानून है, लेकिन बहुत सारे कानून हैं जिनको अभी यहाँ इम्प्लीमेंट करवाना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। उसमें हम सिस्टम को दोष देंगे। हम मैं लीगल में नहीं जाऊंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नेंस यहाँ पे रही है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अड़चन थी, 370 इसमें एक बड़ी रुकावट थी,
370 कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी रुकावट थी। मैं शैलेंद्र आपके पास आना चाहूंगा। शैलेंद्र, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि सेंट्रल लॉज को आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए यहां पर बहुत से कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कितना मुश्किल होगा जो वादे किए हैं इसे पूरा कर पाना यहां की आवाम के लिए? मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रहा हूं, आपको एक बार सवाल दोहराना होगा, मैं सुन नहीं पाया जी। शैलेंद्र, शैलेंद्र, मेरा सिर्फ यह सवाल है कि सेंट्रल लॉज की अगर हम बात करते हैं तो अब आवाम की उम्मीदें यही कि 370 तो चलिए खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद अब आवाम की बेहतरी के लिए किस तरह से कदम उठाए जाएंगे और कितना बड़ा चैलेंज होगा सेंटर के लिए? बिल्कुल अबू, अब जब ये कदम उठा लिया गया है, अब इस पे सवाल खड़े किए जाएं या हिस्ट्री पे सवाल खड़े किए जाएं, वो अलग बात है। एक लंबी बहस इस पे हो सकती है जो घंटों चले। लेकिन अब अगर हम बात करें हकीकत की, आज के प्रेजेंट टाइम की, तो ऐसे में जब पार्लियामेंट से इसे पास करा लिया गया है, अब वक्त बस बचा है कि प्रेसिडेंट ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसके बाद जो सेपरेट फ्लैग है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है और सेपरेट लॉ यानी जो रणवीर पेनल कोड जो है उसको खत्म कर दिया जाएगा। एक ही फ्लैग रहेगा जम्मू कश्मीर में, वो कि भारत का तिरंगा है, उसी तरह से एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा और एक ही यहाँ पे विधान होगा। तो अब ऐसे में सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, जो मोदी 2.0 जो दोबारा चुन के जो सरकार आई है, उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो फायदे जम्मू कश्मीर के लोगों तक है वो उन तक पहुंचने चाहिए। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ बड़े कदम उठाए जाने वाले हैं अब से कुछ दिनों में। उसकी शुरुआत इस बात से होगी कि होम मिनिस्टर अमित शाह जल्दी ही जम्मू कश्मीर में होंगे, यहाँ के हालात का वो जायजा लेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक वो जम्मू में भी रहेंगे कुछ दिनों तक और कश्मीर का भी दौरा लगाएंगे। उसके बाद एक इन्वेस्टर समिट होने वाला है, सितंबर अक्टूबर के वास्ते समिट होगा, ताकि दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर लाए जाएं, लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्री सेटअप हो। हालांकि इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाना कितना मुनासिब होगा, जम्मू कश्मीर एक ऐसा इकोलॉजिकली सेंसिटिव इलाका है, तो ऐसे में एनजीटी से भी परमिशन लेना होगा। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, टूरिज्म यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सकता है। हम देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में किस तरह से डेवलपमेंट हुई है, वहां पर लोगों के पास रोजगार है। स्विस बैंक की बात करें, नेस्ले की बात करें, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। वहीं न सिर्फ इंडस्ट्रीज बल्कि बॉलीवुड को भी एक बार फिर कश्मीर में लाने की कोशिश होगी। यानी कि जो फिल्में बनती आई थी शुरू में, हमने अपने बचपन से ही कश्मीर को फिल्मों के जरिए ही जाना है। जो पूरा जो देश है उसकी बात मैं कर रहा हूं, हालांकि मैं जम्मू कश्मीर से ही हूं। तो ऐसे में बॉलीवुड फिर एक जरिया होगा ताकि लोग फिर से रोजगार से जुड़ सकें, विकास यहां पर हो सके। और वहीं रेलवेज और हाईवेज पर भी जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक नितिन गडकरी जल्द ही जाहिर सी बात है कि काम बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, बहुत काम करना होगा गवर्नमेंट को, यहाँ पर बहुत काम करना होगा सेंटर को। मैं डॉक्टर नदीम, क्या वाकई में जमीनी सतह पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे आने वाले दिनों में सेंटर को? क्योंकि सिर्फ 370 हटा देना मसले का हल नहीं, बल्कि अब एक तरह से जो मसाइल हैं उन्हें सॉल्व करना, लोगों की परेशानियों को दूर करना, यह भी एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, यही एक बड़ा चैलेंज है सर। हमने जो उनकी मुराद थी या जिस चीज़ को वो चाहते थे वो हमने उनसे ले लिया, तो हमें उन्हें खुश करने के लिए, हमें उन्हें अच्छा बनाने के लिए, हमें उनकी मुफलिसी को दूर करने के लिए, उनकी जहालत बेरोज़गारी को दूर करने के लिए और वो तमाम सहूलत पहुंचाने की हमें ज़रूरत है जिससे वो तरक्की की राह पर गामजन हो सके। तो इसके लिए एक बहुत ही मजबूत लाहे अमल को तैयार करने के बाद गवर्नमेंट को वो तमाम तर सहूलियात देनी चाहिए जो 370 से भी ज़्यादा बेहतर हो। और मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि गवर्नमेंट जो है कि स्पेशल स्टेट का स्टेटस देकर कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दे और उन कश्मीरियों के ज़ख्मों के ऊपर मलहम लगा, जिसकी वजह से वो अभी बेजार हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे कुछ छिन गया है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा भी सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ बेहतर प्लान होंगे और गवर्नमेंट ये चाहती है वो एकात्म मानवतावाद वाले सिद्धांत के ऊपर गवर्नमेंट चल रही है, इंटीग्रेटेड ह्यूमैनिटी पर।
तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राशिद मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर राशिद 370 तो देखिए खत्म हो गया। डॉक्टर राशिद क्या अब ये नहीं लगता है कि एक मौका दिया जाना चाहिए, नतायज अब देखना चाहिए, क्योंकि 370 बहुत दिनों से था, एक लंबे अरसे से रहा, और उसके बाद 370 होते हुए कश्मीर के लोगों की, कश्मीर के नौजवानों की, कश्मीर के खवातीन की, कश्मीरियों की क्या कुछ हालत थी वो हमने देखी। अब क्या जो कदम सरकार ने उठाया, क्या उसके नतीजों पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए? हमें नहीं देखना चाहिए कि 370 हटने के बाद क्या वाकई में इसके नतीजे क्या होंगे? क्या एक मौका नहीं दिया जाना चाहिए? डॉक्टर राशिद, सबसे बड़ा हुरैरा साहब सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यह है कि हम सारे अपील करें पूरी आवाम से कि हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें और तोड़फोड़ और पब्लिक प्रॉपर्टी और जानों का नुकसान ना हो। ये सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे सामने इस वक्त ये है। और दूसरी बात ये है कि जो हुआ है वो एक ऐसा दाग है इंडियन डेमोक्रेसी पे, इसलिए कदम उठाया है, सिक्योरिटी आपको दी जा रही है, जम्मू कश्मीर के आवाम को, जम्मू कश्मीर के आवाम को सिक्योरिटी दी जा रही है, उससे डरने की जरूरत क्या है? इस वादे के तहत मुझे और मेरे पुरखों को यहां लाया गया था, वो वादा ही तोड़ दिया, वादा खिलाफी की है, ये चोरी की है, ये डाका डाला है। और दूसरी बात, अगर आप में दम है, अगर मीडिया सिंसियरली काम करना चाहती है तो वो राजौरी को दिखाए, पुंछ को दिखाए, डोडा को दिखाए, वो करगिल को दिखाए, वो अनंतनाग को दिखाए, ना कि अजीत डोवल साहब को और चंद लोगों को नाचते हुए ढोल फूटते हुए दिखाए। वो बाहर निकले, मेरे साथ आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं कल मैं हजारों अब आप उन मिलिटेंटों की बात नहीं करते, आप उन पत्थरबाजों की बात नहीं कर रहे हैं जिससे वादी के लोग परेशान हैं, जिससे जम्मू कश्मीर के आवाम परेशान है, आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आपको एतराज होता है सिक्योरिटी फोर्सेस से, आपको एतराज होता है हिफाजती दस्तों से, ये सवाल उठाता है। राशिद साहब जो आपके जानो माल की हिफाजत करते हो, उस पर सवाल क्यों खड़े करते हैं? इसके कोई नहीं, देखिए कोई इससे हिफाजत नहीं हो रही। इससे वो हिफाजत, मैंने सरकार की 3 नौकरियां छोड़ी पिछले 15 साल से, मैं आइडिया ऑफ इंडिया इतना बड़ा झूठा आदमी कश्मीर में आर्टिकल 370 टेम्परेरी प्रोविजन है। आप झूठे आदमी हैं, आप झूठे आदमी हैं, ये सच में कह रहा हूं। अगर वेरीफाई करना है तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मगर आज ये मुझे बता, ये राइट टू एजुकेशन लागू है। इस तरह की जबान इस्तेमाल मत कीजिए, ये राइट टू इस तरह की जबान इस्तेमाल मत कीजिए। आदमी नहीं हो, बताओ, सीधी सीधी बात कीजिए, सीधी सीधी बात मैं कीजिए। नहीं बैठता हूं, मैं सच्ची बात करने। नहीं अश्विनी जी, अब उस पर मत आइए। धन्यवाद करता हूं अश्विनी जी, समीर भट्ट ने सब क्लियर कर दिया, अब उस पर मत आइए। अश्विनी जी, सवाल ये कि आवाम के वादों पर खरा उतरना है, प्रॉपर्टी वाला सरकार को, सेंटर को आवाम के वादों पर खरा उतरना जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की बढ़ गई है, और मैं चाहता हूं कि अब कश्मीर के अंदर इंसानी जानों का जिया नहीं होना चाहिए। कश्मीरी भाई बहन हमारे मर गए, डिस्ट्रिक्ट के नाम ले लीजिए, नहीं जानते। अमन होना चाहिए, वादी के अंदर सुकून होना चाहिए। नहीं जानते। ठीक है, राशिद साहब बात हो गई, राशिद चौधरी बात हो गई, राशिद चौधरी स्टॉप। देखिए राशिद चौधरी बात हो गई, मैंने बहुत टाइम दे दिया। मैं सलमान निजामी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। सलमान निजामी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ठीक है वो कश्मीरियों के हक में था या नहीं था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अब जो कदम सेंटर ने उठाया है उसके नतीजों पर अब बात होनी चाहिए कि आखिर वाकई में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, क्या ये वादे पूरे होंगे? 370 से तो हमने देख लिया कि किस तरह के हालात थे, अब 370 हटने के बाद किस तरह के हालात होंगे? क्या एक मौका नहीं दिया जाना चाहिए? सलमान निजामी साहब जी, मेरे भाई, जो राशिद भाई ने कहा बहुत सही बात बोली और दिल से बोल रहे हैं ये, और मैं भी दिल से बोल रहा हूं। आज ये जम्मू कश्मीर के आवाम के दिल की बातें सुनिए। आप दिल्ली अमेरिका में बैठ के महाराष्ट्र वाले हमारा फैसला नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, जो वादा आपने किया था उसी इतिहाद के तहत हमने आपके साथ जुड़े थे और आज वो टूट गया, और आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आप कौन सा ऐसा एक टेक्नोलॉजी लाएंगे जो आप कश्मीरियों का दिल जीतेंगे? आपने तो जो लोग हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे, अरे आर्टिकल को छोड़िए, आपने तो आर्टिकल 370 टेम्परेरी प्रोविजन था, देश का तिरंगा नहीं लहराया,
आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते कब थे? Word है अब आप नए नए हिंदुस्तान, ये संविधान है, ये बताओ ये टेम्परेरी प्रोविजन है कि नहीं? Jammu and Kashmir. No assembly, no parliament can decide about this. वही आपने धोखाधड़ी की है और इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर राशिद, मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया। डॉक्टर राशिद, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। इसका मतलब बेनामी इकट्ठा कर रहे हो, पिछले 70 साल से वहां बेनामी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे हो। ये बेनामी प्रॉपर्टी कानून क्यों नहीं लागू किया? ये बेनामी प्रॉपर्टी कानून क्यों नहीं लागू किया? ठीक है, अश्विनी जी बात हो गई, सलमान निजामी बात हो गई। कुल मिलाकर हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि आवाम के लिए वाकई में अगर ये सरकार ने 370 को हटाया है, इतना बड़ा कदम अगर इस सरकार ने उठाया है, तो अब जाहिर सी बात है कि आवाम का दिल जीतना है, कश्मीरियों का दिल जीतना है, बेरोजगारों का दिल जीतना है, खवातीन का दिल जीतना है, और इसके लिए मजबूत कदम इस सरकार को उठाने होंगे। इंतजामिया को कुछ मजबूत और सख्त फैसले लेने होंगे, जब ही आवाम का दिल, जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीता जा सकता है। और यह देखना बहुत अहम होगा कि मुस्तकबिल में कितनी जल्दी यह सरकार या जो इंतजामिया है वो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, यहां के आवाम के लिए कदम उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, अश्विनी उपाध्याय जी, समीर भट्ट, शैलेंद्र वांगू, डॉक्टर राशिद चौधरी, डॉक्टर नदीम अहमद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। హ్యాపీ శ్రావణ మాసం